स्वागत है आप सभी का। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति क्या है। आप सभी को पता है कि हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। उसके पीछे मुख्य कारण ये था कि हमारा देश जो था वो सेल्फ रिलायंट था, अपने ऊपर निर्भर था, किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं था। हमारे देश में सब कुछ था। लेकिन जैसे ही आपको पता है कि फॉरेनर्स आते हैं, पोर्टुगीज़ आते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं, वो हमारे देश से रॉ मटेरियल लेके, कच्चा माल लेके, बहुत सारी चीज़ें लेके अपने देश में चले गए। और उसका परिणाम क्या हुआ कि हमारा देश जो था वो एक गरीब देश बन गया। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपने देखना है तो 1943 में जो बंगाल में फैमीन हुआ था, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों की जान चली गई थी। और उसका मुख्य कारण क्या था? भूखमरी, भूख संकट, खाना नहीं था, हंगर क्राइसिस। तो जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहता है। हमारे पास अनाज की कमी थी, अनाज के लिए हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो उसी बीच में आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है मैक्सिको में, और मैक्सिको में ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। उसके बाद ही इसे दूसरे देशों में इंट्रोड्यूस किया गया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और इसे बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाती है। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रेट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स स्पेशली व्हीट एंड राइस। तो इसमें व्हीट और राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था, गेहूं और चावल। दैट रिजल्टेड इन लार्ज पार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन इनटू डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ न्यू हाई यील्डिंग वेराइटीज़। तो अच्छी उपज, अच्छी पैदावार करने के लिए अच्छे बीज तैयार किए गए थे ताकि अच्छी फसल उगे और अच्छी जो है प्रोडक्शन हो सके। इसकी शुरुआत होती है 20th सेंचुरी में, मिड 20th सेंचुरी में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे अच्छी सक्सेस मिली थी मैक्सिको में, और फिर इसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। The Green Revolution was an endeavor initiated by Norman Borlaug in the 1960s. He is known as the father of Green Revolution in the world. तो नॉर्मन बोरलॉग, क्योंकि उनके ही दिमाग की उपज थी ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इसलिए उनको ग्रीन रेवोल्यूशन का पिता कहा जाता है, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था 1970 के दशक में, क्योंकि उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के सीड्स तैयार किए थे, व्हीट के, गेहूं के। सो इन इंडिया द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज मैनली लेड बाय MS स्वामीनाथन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो लीडर थे भारत में, उनका नाम था MS स्वामीनाथन। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए भारत में। द ग्रीन रेवोल्यूशन स्प्रेडिंग ओवर द पीरियड फ्रॉम 1967, 68 टू 1977 एंड 78। तो आप पीरियड्स पे ध्यान दीजिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे कैसे काम किया भारत में। तो 1967 से 68, 1977 से 78, एंड चेंज्ड इंडिया स्टेटस फ्रॉम ए फूड डेफिशिएंट कंट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज़ादी के बाद भी हम एक डेफिशिएंट कंट्री थे फूड के मामले में, हमारे पास अनाज नहीं था, अनाज के लिए हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर थे। लेकिन जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आता है तो हम लीडिंग नेशंस में आ गए। सो इंडिया बिकेम लीडिंग नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की, ग्रीन रेवोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव की। द रेवोल्यूशन वाज लॉन्च टू एड्रेस इंडियाज हंगर क्राइसिस ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत में भूखमरी थी, भूख संकट था ज़्यादा, तो वो हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट था कि उस चीज़ को ख़त्म किया जा सके, जिसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन से पूरा किया। और सेकंड 5 ईयर प्लान में भी इंट्रोड्यूस किया गया था कि हमें हंगर क्राइसिस से निपटना है। तो हमें सक्सेस मिलती है अच्छी ग्रीन रेवोल्यूशन में और हम सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की। लॉन्ग टर्म हमारा टारगेट क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन से? द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडेड ओवरऑल एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन बेस्ड ऑन रूरल डेवलपमेंट, ताकि ग्रामीण विकास हो सके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो सके ग्रीन रेवोल्यूशन से, और रॉ मटेरियल। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन से एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा मिला। इसका ये भी एक ऑब्जेक्टिव था, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। साइंटिफिक स्टडीज़ की हम बात करते हैं। प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्गर प्लांट्स विच कुड विथस्टैंड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स एंड डिसीजेस। आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी ज़्यादा सूखा आ जाता है, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो इन सब से निपटने के लिए ऐसी कुछ प्रोडक्शन करना, ऐसे कुछ प्लांट्स को तैयार करना जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा सके। उसके बाद का जो ऑब्जेक्टिव है वो है ग्लोबलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर वर्ल्ड। एक तरह से एग्रीकल्चर वर्ल्ड बनाया जाए, उसमें भी ग्लोबलाइजेशन आए। बाय स्प्रेडिंग टेक्नोलॉजी टू द नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस एंड सेटिंग अप मैनी कॉरपोरेशंस इन द मेजर एग्रीकल्चर एरियाज। एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरियाज, काफ़ी ज़्यादा जो एरिया है उसे खेती के अंडर लाया जा सके।
Although the area of land under cultivation was being increased from 1947 itself, 1947 से ही इसकी शुरुआत की जा चुकी थी कि जितना भी लैंड है उसको खेती के अंडर लाया जा सके। बट दिस वॉज नॉट इनफ टू मीट द राइजिंग डिमांड, लेकिन जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी तो ये जो हमारी डिमांड थी उसको पूरा नहीं कर पा रहा था। इसलिए हमारा टारगेट था ग्रीन रेवोल्यूशन में कि फार्मिंग एरियाज जो हैं, जो एक्सपेंशन है उसका किया जाए। उसके बाद आता है डबल क्रॉपिंग सिस्टम, यानी कि एक सीज़न में एक फसल होनी चाहिए, एक साल में 2 फसलें होनी चाहिए। डबल क्रॉपिंग वाज ए प्राइमरी फीचर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। द डिसीजन वाज मेड टू हैव 2 क्रॉप सीजन्स पर ईयर इंस्टीड ऑफ जस्ट 1। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव था ग्रीन रेवोल्यूशन का। उसके बाद यूजिंग सीड्स विद इम्प्रूव्ड जेनेटिक्स, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा सके सीड्स को और एक अच्छी फसल तैयार की जा सके जो कि एक्सट्रीम क्लाइमेट को भी सहन कर ले, जो पेस्ट होते हैं उनसे भी बच सके और बहुत सारे जो इसके बेनिफिट है वो हो सके। सो द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलप्ड न्यू स्ट्रेन्स ऑफ हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, मैनली व्हीट एंड राइस। मैंने आपको बताया था कि गेहूं और चावल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन में। मिलेट भी है, कॉर्न भी है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इन द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन सी थी? मेन क्रॉप्स वो व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा एंड मेज। नॉन फूड ग्रेन्स को इसमें शामिल नहीं किया गया था, उसको इस चीज़ से, इस रेवोल्यूशन से दूर ही रखा गया था। जो व्हीट था, व्हीट रिमेन्ड द मेन स्टे ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर ईयर्स। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। ओवरऑल द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज ए मेजर अचीवमेंट फॉर मैनी डेवलपिंग कंट्रीज। बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में एक अचीवमेंट मिली है ग्रीन रेवोल्यूशन से, स्पेशली इंडिया, एंड गेव देम एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी। और हमने अपनी सिक्योरिटी की, फूड सिक्योरिटी की, क्योंकि हम अनाज के लिए दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन उसके बाद हम सेल्फ रिलायंट हो गए अनाज के लिए। अब हम अपने ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब तो चाहे सूखा भी आ जाएगा पूरे देश में, तब भी बहुत सालों तक हमारे पास अनाज के भंडार हैं। इट रिप्रेजेंटेड द सक्सेसफुल एडेप्टेशन एंड द ट्रांसफर ऑफ द सेम साइंटिफिक रेवोल्यूशन इन द एग्रीकल्चर दैट द इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैड ऑलरेडी अप्रोप्रिएटेड फॉर देमसेल्फ। तो यही था ग्रीन रेवोल्यूशन की सारी कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।